महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी मानी जाएगी। आंदोलन में शामिल होना पुरुषों के लिए बहुत ही आसान था, लेकिन आंदोलन में शामिल होने के लिए महिलाओं को अनगिनत सामाजिक दूरियों को तोड़ना होता था। फिर भी अनगिनत महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ महिलाएं तो ऐसी थीं जिनकी वीरता ने कभी हार नहीं मानी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली। ये सब हमारे आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती सरिता सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूंगी, आंदोलन की लड़ाई में महिलाएं दो पंक्तियों में बट गई थी। एक पंक्ति जो थी वो महात्मा गांधी के अहिंसावादी नीति का अनुसरण कर रही थी और दूसरी पंक्ति ने क्रांति का मार्ग अपनाया। तो इस पर विस्तार पूर्वक आप हमें बताएं। आज़ादी की लड़ाई में महिलाएं अग्रणी पंक्ति में शामिल रहीं। उसमें दो धाराएं थीं। एक तो क्रांतिकारी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने देश को ब्रिटिश शासन की हुकूमत से बंधन मुक्त करने के लिए हथियार उठाए, और दूसरी वो महिलाएं थीं जिन्होंने गांधी जी के साथ अहिंसावादी आंदोलन का समर्थन किया और उनके साथ चली। जो पहली पंक्ति की महिलाएं हैं जिन्होंने योद्धा थीं, वीरांगना थीं और जिन्होंने वाकई बहुत वीरता के साथ लड़ाई की स्वाधीनता आंदोलन के लिए, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहले जी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी ने सुना है। उन्होंने किस वीरता के साथ अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए 1857 में। वो बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी का शौक़ था, तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र से खेलना वो पसंद करते थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनकी शादी झांसी में हुई। पति की मौत के बाद उन्होंने दामोदर राव को गोद भी लिया था अपने वारिस के लिए। एक संतान उनकी पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था। लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसे निर्वासित कर दिया और झांसी पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहा। जी, हालांकि उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति वो नहीं थी, लेकिन झांसी को कब्जा करने की मनसा उनके मन में थी, वो लालच थी।
लेकिन महारानी ने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। और पति की मौत के बाद वो जो पेंशन लेती थी ब्रिटिश सरकार से, उन्होंने वो पेंशन छोड़ दी और राजमहल में आ गई। और 7 दिनों तक उन्होंने झांसी की ऐसी घेराबंदी की कि जो अंग्रेजी सेना थी वो कुछ भी नहीं कर पाई उस दौरान। उस समय उनके पास अंग्रेजी हुकूमत के पास 20,000 सेना थी और 400 बंदूकें। जैसे ही उन्होंने झांसी पर आक्रमण शुरू किया, लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को पीछे पीठ पर बांधा और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। वो घोड़े पर जब जाती थी और पुरुषों के वस्त्र भी धारण करती थी और महिलाओं के भी, हालांकि उन्होंने साड़ी में ही घोड़े पर सवार होकर घोड़े की जो लगाम होती थी वो उसको अपने मुंह में लेकर चलती थी और तलवार दोनों हाथों में, और घोड़े को वो मुंह में जो लगाम होती थी उसी से कंट्रोल करती थी। उनके 2 सिपाही थे, तात्या टोपे और नाना साहब। उनके बल पर उन्होंने बखूबी लड़ाई लड़ी। और एक बार ग्वालियर से पहले कालपी के पास उनके सेना नायकों ने उन्हें सलाह दी कि आप कालपी के पास रहें, लेकिन वहाँ भी वो हार नहीं मानी। इसके पहले जो उन्होंने युद्ध किया तो वीरतापूर्वक युद्ध किया, तो कालपी के पास भी वो गई, तो वहाँ भी निश्चिंत नहीं बैठी रही, वो युद्ध करती रही। इसके बाद लगातार युद्ध के दौरान हुआ ये कि जो सिंधिया थे, उन्होंने उनके साथ छल किया इसलिए वो मारी गई। अन्यथा आज हमारे जो हमें लड़ाई करने में 100 साल लगे वो स्थिति नहीं बनती। उसी समय ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से चली गई होती। जी हाँ, लेकिन लड़ाई उसके पहले भी अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इससे उत्तर भारत के राजा महाराजाओं में बहुत आक्रोश था। जी, इसका लाभ लक्ष्मीबाई को मिल पाया। जी, हालांकि ग्वालियर में जब युद्ध हो रहा था उस समय एक नाले को पार करने के दौरान घोड़ा उनका घायल हो गया और अंग्रेजी सेना के एक सिपाही ने बाईं ओर से उन पर वार किया, जिससे उनका बायां भाग सिर के पास कट गया। उनकी जो वीरता थी और युद्ध करने की क्षमता को देखकर एक अंग्रेज सर यूरोज ने भी तारीफ की थी और कहा था कि 1857 के विद्रोह में उनकी बहुत ही कुशल योद्धा थी और उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। लक्ष्मीबाई की तरह ही रानी चेन्नम्मा हैं जो कर्नाटक की हैं और बेलगांव कितूर से संबंध रखती हैं। उनकी कहानी भी बिल्कुल झांसी की रानी की तरह ही है। उनके पति की मौत हो गई, मल्सराज से उनकी शादी हुई थी, उन्हें भी कोई संतान नहीं थी। और उनकी वीरता की गाथा ऐसी है कि एक बार मल्सराज जब शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे तो उन्होंने एक शेर पर निशाना साधा। देखा कि इनके तीर से शेर घायल है, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो शेर को 2 तीर लगे हैं। तो और उनके सामने रानी चेन्नम्मा खड़ी है, तो उन्होंने पूछा कि ये तीर किसने मारा, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने मारा है। तो इस घटना को देखते हुए वो समझ गए थे कि ये कितनी बहादुर है। हालांकि मल्सराज की पहली एक पत्नी थी, उसके बाद उन्होंने रानी चेन्नम्मा की वीरता को देखते हुए उनसे शादी की और रानी चेन्नम्मा फिर कितूर की महारानी बन गई। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया था।
जी तो मर्सराज की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कित्तूर में जो आभूषण थे जी जी और वहाँ की जो संपदा थी उस पर उनकी नज़र गड़ी ब्रिटिश हुकूमत की, और उन्होंने कित्तूर पर चढ़ाई करने की सोची। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को खत लिखा और वहाँ के लेफ्टिनेंट से आग्रह किया कि यहाँ इस पर वह कब्जा ना करें, लेकिन उन्होंने माना नहीं। ब्रिटिश हुकूमत को ये स्वीकार नहीं था। कित्तूर पर उन्होंने चढ़ाई की पहली बार, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनके दांत खट्टे कर दिए। उनका एक कमांडर मारा गया और 2 अफसरों को चेन्नम्मा ने कैद कर लिया। फिर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके जो सेनानी थे उन्होंने युद्ध स्थगित करने की घोषणा कर दी कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो चेन्नम्मा को लगा कि वाकई युद्ध अब समाप्त हो गया है और ये युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, इनको धोखे से जीत हासिल की। तो रानी चेन्नम्मा जो मर्सराज थे उनकी पहली पत्नी से जो बेटा था रुद्र सर्च, उसने रानी चेन्नम्मा के साथ धोखा किया। दूसरी बार जब ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि नहीं, अब युद्ध खत्म हो गया है, तो रानी चेन्नम्मा ने दोनों अफसरों को रिहा कर दिया। लेकिन उस रिहाई के बाद ब्रिटिश सेना ने दोबारा इन पर आक्रमण किया कित्तूर पर, और वो भी रुद्र सर्च के कहने पर, क्योंकि रुद्र सर्च शामिल था उसमें। जी तो उसके बाद इस वीरांगना को हार खानी पड़ी, क्योंकि जब घर का भेदी उसमें शामिल हो जाए तो सारे जो गुप्त चीज़ें हैं उन्हें पता चल जाती है। इस तरह रानी चेन्नम्मा के लिए वो बहुत घातक साबित हुआ और उन्होंने हार मान ली। बेंगलौर किले में आखिरी सांस ली। उनकी याद में पार्लियामेंट दिल्ली में उनकी प्रतिमा भी लगी है। और जब प्रतिमा सिंह जब राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने उनकी भी मूर्ति का अनावरण किया था। और कर्नाटक में अभी भी अक्टूबर में 23 से 26 अक्टूबर तक वहाँ मेला लगता है कित्तूर की रानी की याद में। उस वीरांगना की याद में वहाँ के लोग, मतलब बिल्कुल झांसी की रानी की तरह, झांसी की रानी की तरह ही उनकी भी वीरांगना थी। जी बिल्कुल वैसे ही वीरांगना थी ये जी। अब हम एक और दक्षिण की चित्रदुर्ग किले की बात करते हैं। चित्रदुर्ग किले के जो संरक्षक थे उनकी पत्नी थी अब्बवा, ये नाम था उनका। तो जब संरक्षक खाने पीने जाते या किसी काम में जब शामिल होते तो उस दौरान वो नज़र रखती थी। एक दिन हैदर अली, मुस्लिम शासक हैदर अली ने एक छेद से अब्बवा को देखा तो उसे अंदर की सारी गतिविधि पता चली। लेकिन जब संरक्षक चित्रदुर्ग के संरक्षक दोपहर के खाने में गए थे तो इस दौरान अब्बवा ही वहाँ सब कुछ देख रही थी। तभी 100 सैनिकों ने वहाँ हमला बोल दिया, लेकिन अब्बवा ने सारे 100 सैनिकों का कत्ल कर दिया। इस तरह वो बहादुर थी। तो इन जो क्रांतिकारी नायिका हैं उन्होंने बखूबी लड़ाई लड़ी। इन वीरांगनाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए। वाकई इनमें अदम्य साहस था जो नमन करने योग्य है। बिल्कुल। तो ये देश की राष्ट्रवादी आंदोलन में जो हमारी वीरांगनाएं थी उनके क्या योगदान थे, उनकी क्या भूमिका थी? अगर हम बात करें पूरे देश की तो अभी हमने दक्षिण और लक्ष्मीबाई पर चर्चा की, दक्षिण की कुछ वीरांगनाओं पर,
अभी हम कुछ और भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी। महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली और सरोजिनी नायडू। ये इन सारी महिलाओं यानी पूरे देश की महिलाओं का इसमें बहुत योगदान रहा है। 1857 के बाद एक ऐसी जमीन तैयार हो रही थी जहां नवजागरण का संदेश छिपा था और नैतिक मूल्यों की स्थापना हो रही थी। इस दौरान महिलाओं की शक्ति एक ओर विस्तार पा रही थी तो दूसरी ओर नवजागरण का संदेश भी फैल रहा था और बहुत सारी रूढ़िवादी गतिविधियां या बाह्य आडंबर सब टूट रहे थे। महिलाएं गांधी दर्शन को आत्मसात कर रही थी और परिवर्तन की वो आगे बढ़ रही थी। जी। तो इन महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत भूमिका निभाई। जैसे जागरूकता के लिए वो घर घर जाती, अंग्रेजों के खिलाफ वो लोगों को बताती, घर घर जाकर पर्चे बांटती या जो संघर्ष कर आते, युद्ध कर आते, उन योद्धाओं की सेवा करती। इस तरह वो समूह बनाकर उन्होंने कई चीज़ें जो थी, जैसे उस समय शराब रोकने के लिए, जुआ रोकने के लिए बहुत सारे काम किए। ये सब भाषा के माध्यम से लोगों में एक गहरी पैठ छोड़ती थी। जी। लोगों को कन्विंस कर पाती थी कि हमें क्या करना है, आज़ादी के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है। तो उससे बेहतर जी लोग समझ पाते थे उनकी भाषाओं को और लड़ाई लड़ने के लिए कतार फहरिस्त महिलाओं की लंबी होती जाती थी। जी हाँ। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत सारी वीरांगनाएं, जैसा कि आपने भी चर्चा किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई उनके बारे में, तो इनको इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित होने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया था। जी। उनका कहना था कि हमारी माँ और बहनों के इसमें शामिल हुए बगैर हम जंग आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं, जब भी महात्मा गांधी ने इन महिलाओं के साथ आगे बढ़कर कुछ काम किया देशभक्ति के लिए या ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी साम्राज्यवाद को हटाने के लिए, वो उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुई क्योंकि इनका अहिंसावादी आंदोलन था। तो विजय लक्ष्मी पंडित भी उनके करीब आई, अरुणा आसफ अली भी, या और भी जो महिलाएं हैं वो इसमें इन पंक्तियों में शामिल होती गई गांधी जी के आह्वान पर। जी। उन्होंने फिर से मैं ये कहूँगी कि प्रचार प्रसार करना और इतना तक कि अपने आभूषण भी दान में दे देना, ये तक महिलाओं ने किया आज़ादी की लड़ाई के लिए। जहाँ दारू की दुकानें खुली रहती थी, शराब की दुकानें खुली रहती थी, वहाँ 10-15 महिलाएं एक समूह में बैठकर सुबह से शाम तक वहाँ रहती थी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग किया, चरखा चलाया, सूत काटे, स्वदेशी वस्त्र बनाए और उसे खुद पहनकर जाने लगी सभाओं में, अधिवेशन में, ताकि अन्य भी उससे प्रेरणा ले सकें। इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभाई और राष्ट्रवादी आंदोलन
एक जनवादी आंदोलन के रूप में बढ़ता गया। तो हर क्षेत्र की महिलाओं में इसमें असम की वीरांगना थी, दक्षिण की थी, इलाहाबाद की थी, देश के हर कोने कोने से इसमें महिलाएं शामिल हुई। ये तो है कि भारत की बहुत सारी महिलाएं जो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने योगदान दिए, बहुत सारी महिलाओं ने। लेकिन मैं खासकर जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे बिहार की महिलाओं के क्या योगदान थे स्वतंत्रता के आंदोलन में? बिहार की महिलाओं का भी अमूल्य योगदान रहा है। गांधी जी 1917 में जब चंपारण से शुरू हुआ सत्याग्रह आंदोलन, उस समय यहाँ आए थे। तो नील की खेती के खिलाफ किसान एकजुट हुए थे, क्योंकि अंग्रेज बेचते थे और उससे वो खेती करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे, क्योंकि उससे उनको बहुत आमदनी होती थी, लेकिन किसानों की सेहत भी बिगड़ती थी। तो इसलिए 1917 में जब चंपारण आए थे गांधी जी, तभी उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन दूसरी बार जब वो 1921 में बिहार आए, उस समय महिलाएं, भारी संख्या में महिलाएं उनके साथ शामिल हुई, प्रेरित हुई, और पूरे बिहार से महिलाएं नमक कानून के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उसमें सरला देवी एक हैं। सरला देवी को जब हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तब छात्रों, युवाओं और श्रमिकों, उन्होंने बहुत विरोध किया। सरला देवी ने आह्वान किया, छात्रों से आह्वान किया कि आप स्कूल कॉलेज का परित्याग करें और जो प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय भारत आने वाले थे, तो उन्होंने कहा उसके आगमन का आप बहिष्कार करें और राजकीय समारोह जो होते हैं उनका भी बहिष्कार करें। जी, सरला देवी ने ये कहा था। जी। लेकिन उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए भूमिगत हो गई। हालांकि उन्हें भागलपुर जेल ले जाया गया, लेकिन छात्रों के बीच उनकी ये बातें एक गहरी पैठ छोड़ गई। शाहाबाद रेंज में महिलाओं ने नमक के खिलाफ, नमक बनाकर नमक कानून की खिलाफत की, और सावित्री बाई, उन्होंने बहुत सभाएं की। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि बिहार में प्रभावती देवी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी जी, विजया लक्ष्मी पंडित, इनके आंदोलन के बाद के क्या योगदान रहे? विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की राज्यपाल नियुक्त की गई जी। उसके बाद वे कई जगह राजदूत रही। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजदूत रही, सोवियत संघ की राजदूत रही जी। और उन्होंने कई बार कांग्रेस के अधिवेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और विदेशों में भी वो जब जाती थी तो अपने देश का प्रतिनिधित्व करती थी। जी, जी। लेकिन ज़्यादातर समय वे राजदूत रही। तो वो उन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी आज़ादी के पहले और बाद में भी। जी। दूसरी महिला थी सुचेता कृपलानी। आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने 1953 में लोकसभा के लिए वो चुनी गई। उसके बाद 1963 से 1967 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वहाँ पर उन्होंने बढ़िया नेतृत्व किया, बढ़िया काम किया। एक बार जब बहुत सारे कर्मी हड़ताल पर थे, तब उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी बातों से
उन्हें जी। हड़ताल समाप्त करने को प्रेरित किया। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? हम अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो हमें आज़ादी मिली है, तो हम शिद्दत से उन देशभक्तों की तरह हमारे जो कर्तव्य हैं उनको ईमानदारी पूर्वक करें। जैसे कहीं नल खुला छोड़ा है रास्ते में या कहीं भी हम देख रहे हैं उससे पानी गिर रहा है, तो उसको बंद करें। वो भी हमारे लिए हमारा कर्तव्य है, वो हमारी लड़ाई है, हम उसे ईमानदारी पूर्वक करें। ये हमारी देशभक्ति होगी। मैम आप यहाँ आई और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए